नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट धनुष आर्टिलरी गन्स को लेके है। धनुष आर्टिलरी गन्स को ओरिजिनली बोफर गन से डिराइव किया गया और इनको आर्मी में शामिल करने का काफी पहले से प्लान किया जा रहा था, लेकिन धनुष गन्स की डेवलपमेंट के दौरान कुछ इशू सामने आ गए थे और ट्रायल के दौरान लगभग 4 बार इसका बैरल बर्स्ट कर गया था, जिस वजह से इसकी डेवलपमेंट काफी हद तक डिले हो गया था। लेकिन सीबीआई के द्वारा जब इस बात का छानबीन किया गया तो पता चला कि धनुष आर्टिलरी गन्स में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा जिन कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा था वो चाइनीज कंपोनेंट्स थे, लेकिन उनको वहां पर जर्मन मेड कंपोनेंट की जगह पर इस्तेमाल किया जा रहा था। अब इसमें भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कोई डायरेक्ट गलती नहीं था, क्योंकि मोस्टली इन गन्स को बनाने के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड इन गन्स में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स को आउटसोर्स कर रहा था और जो कंपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कंपोनेंट को सप्लाई कर रहा था वो जर्मन पार्ट के नाम पर वहां पे हमको चाइनीज पार्ट्स को सप्लाई कर रहा था। अब जैसे ये बात सामने आया था तो तुरंत ही उसको रिजॉल्व कर दिया गया था और इनिशियली 114 धनुष गन को लेके ऑर्डर को भी प्लेस कर दिया गया था, लेकिन अभी इसमें कुछ मेजर प्रॉब्लम सामने आ गई है और अभी बताया जा रहा है कि पिछले 2-2.5 सालों से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से पहले बैच के 18 गन को भी आर्मी को डिलीवर नहीं किया गया है और पहले सप्लाई किए गए 15 गन्स में भी अभी आर्मी की तरफ से इशू सामने आ रहे हैं, जिस वजह से आर्मी अभी और ज्यादा मात्रा में इन गन्स को इंडक्ट करना नहीं चाहती है और आर्मी का कहना है कि सबसे पहले इनकी टेस्टिंग की जाएगी और उसके बाद इन गन्स को आर्मी को सप्लाई किया जाएगा, जिस वजह से धनुष गन की डिलीवरी में और ज्यादा डिले होने की उम्मीद किया जा रहा है। आर्मी की तरफ से अभी इन गन्स की हाइड्रोलिक सिस्टम, साइट और अलग अलग पार्ट को लेके कंप्लेन किया जा रहा है और जो मेजर इशू यहाँ पर आर्मी की तरफ से बताया जा रहा है वो ये है कि जब इनिशियली आर्मी को यूजर ट्रायल करने के लिए धनुष गन को डिलीवर किया गया था, उन गन्स के मुकाबले ऑर्डर प्लेस करने के बाद जिन गन्स को सप्लाई किया जा रहा है उनकी क्वालिटी काफी खराब है। अब इनकी क्वालिटी इतनी खराब है कि इनको जंग में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, जिस वजह से आर्मी की तरफ से अभी इन गन की फर्दर टेस्टिंग करने के लिए कहा जा रहा है और अगर ये फिर से क्वालिटी टेस्ट को क्लियर कर पाते हैं तब जाके इन गन्स को आर्मी में इंडक्ट करने का प्लान किया जाएगा और हो सके तो आगे चल के ऐसे 800 गन को भी खरीदने का प्लान भी किया जा रहा है। लेकिन धनुष गन्स की वर्तमान की प्रोडक्शन रेट काफी स्लो चल रहा है, जो कि मास ऑर्डर के लिए एक और मेजर प्रॉब्लम होने वाली है। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके। आप सबको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि भारत और चाइना के बीच अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डिसएंगेजमेंट को करने के लिए बातचीत किया जा रहा था और संडे को मोल्डो के पास 13th राउंड की बॉर्डर मीटिंग को अरेंज किया गया था, जिसमें वर्तमान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जहां जहां पर भी फ्रिक्शन पॉइंट है उन सभी जगह से ट्रूप्स को पीछे लेने के लिए बातचीत की जाने वाली थी। लेकिन आज आर्मी की तरफ से बताया गया कि कल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डिसएंगेजमेंट को करने के लिए भारत और चाइना के बीच जो मीटिंग को अरेंज किया गया था उसका कोई भी रेजोल्यूशन नहीं निकला है और चाइनीज साइड अभी भारत की तरफ से रखे गए किसी भी शर्त को मानने के लिए राजी नहीं हो रहा है और आर्मी की तरफ से अभी एक तरीके से ये हिंट दिया जा रहा है कि अभी भारत और चाइना के बीच जो बॉर्डर टेंशन चल रहा है ये शायद आगे भी जारी रहने वाला है, क्योंकि अगर चाइना पीछे नहीं जाता है तो यकीनन भारत भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में ट्रूप्स को डिप्लॉय करके रखने वाला है। पर दोनों तरफ से अभी किसी भी आर्म कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने की कोशिश किया जा रहा है और इस वजह से अभी दोनों तरफ से एक दूसरे के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन मेंटेन करके रखने का फैसला किया गया है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि चाइना फिर से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है और फ्रेश लोकेशन में तनाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो कि आगे चल के बॉर्डर में नए नए फ्रिक्शन पॉइंट को क्रिएट कर सकता है और अभी जैसा चल रहा है अगर ये आगे भी बरकरार रहता है तो आगे चल के भारत और चाइना के बीच एक शॉर्ट टर्म की लड़ाई हो सकती है, ऐसा आप उम्मीद कर सकते हैं। अगला अपडेट साइबर सिक्योरिटी को लेके। जैसे जैसे हम लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं वैसे वैसे साइबर सिक्योरिटी को लेके उतना ही ज्यादा थ्रेट सामने आ रहा है और स्पेशली डिफेंस फोर्सेस में डिजिटलाइजेशन होने के बाद हर किसी देश के डिफेंस फोर्सेस के ऊपर साइबर अटैक होने का खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज हम टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना डिपेंडेंट हो चुके हैं कि अगर 5 मिनट के लिए भी हमारे सैटेलाइट काम करना बंद कर देते हैं तो ये किसी भी जंग का रूप बदल सकते हैं। और भारत की बात करें तो हमारे ऊपर चाइना की तरफ से साइबर अटैक होने का सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है और इसी वजह से अभी फ्रांस की एक कंपनी थेल की तरफ से इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए साइबर सिक्योरिटी सोल्यूशन को प्रोवाइड करने का ऑफर दिया जा रहा है। थेल्स ग्रुप की सीईओ की तरफ से बताया गया कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से
अभी धीरे धीरे नए नए टेक्नोलॉजी को हासिल करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर नैनो टेक्नोलॉजी जैसे सिस्टम होने वाले हैं। और इसके साथ आगे चल के भारत के लिए साइबर सिक्योरिटी एक मेजर चैलेंज बनने वाला है, और इसमें फ्रांस भारत को मदद करने वाला है। और साथ ही थेल्स अभी इंडियन मार्केट में भी अपनी फुटप्रिंट को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये क्लियरली बताया नहीं जा रहा कि थेल्स की तरफ से यहाँ पर किन सिस्टम को भारत को ऑफर किया जाएगा, लेकिन एक तरीके से ये भारत को असिस्टेंस प्रोवाइड करने वाला है। लेकिन इतना बताया जा रहा है कि भारत फ्रांस का एक मेजर डिफेंस पार्टनर है, और भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भी अभी एक पॉजिटिव रास्ते में जा रहा है। अब थेल्स की बात करें तो थेल्स राफेल डील के ऑफसेट क्लॉज के साथ भी जुड़ा हुआ है, और इसके अंदर थेल्स भारत में इन्वेस्टमेंट करने वाला है। और अभी थेल्स की तरफ से इसके अंदर ही भारत को साइबर सिक्योरिटी सोल्यूशन को प्रोवाइड करने का ऑफर दिया जा रहा है। अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान को लेके। अब सबको पता होगा कि इसी साल की शुरुआत में पाकिस्तान की तरफ से भारत के साथ एक सीज फायरिंग एग्रीमेंट को साइन किया गया था, और उसके बाद एलओसी एकदम शांत था। साथ ही पाकिस्तान की तरफ से कोई भी इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट को वहां पे नहीं किया जा रहा था, और लगभग पूरे साल में इस बार कोई भी सुअर लोग घुसपैठ करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। लेकिन अभी आर्मी की तरफ से बताया गया कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान की तरफ से टेरर एक्टिविटी को काफी बढ़ा दिया गया है, और अभी फिर से कश्मीर में आतंकवादियों को घुसपैठ कराने की कोशिश किया जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से इसी साल की शुरुआत में जो सीज फायरिंग एग्रीमेंट को किया गया था, इससे उनको काफी फायदा हुआ है, इनडायरेक्टली उनको काफी फायदा हुआ है। और इसी मौके का फायदा उठाकर पीओके रीजन में मौजूद सुअर प्रोडक्शन फैक्ट्रीज को एक्टिव कर दिया गया था, क्योंकि फायरिंग ना होने की वजह से बेझिझक वहां पे सुअरों की ट्रेनिंग की जा सकती थी, और अभी उनको बॉर्डर पार कराने की कोशिश किया जा रहा है। हाल ही में ही आर्मी की तरफ से दी एक रिपोर्ट के मुताबिक आज पुंछ सेक्टर में भी होने वाले एक एनकाउंटर के दौरान इंडियन आर्मी की एक जेसी और 4 जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं। और आज इंटेल रिपोर्ट से पता चला था कि सूरनकोट एरिया में 4 से 5 हेविली आर्म्ड सुअर मौजूद थे, और उसके बाद इंडियन आर्मी की तरफ से इंसर्जेंसी ऑपरेशन को शुरू किया गया था। लेकिन इसी दौरान ही अचानक से सुअरों की तरफ से फायरिंग करना चालू कर दिया गया था, और दोनों तरफ से वहां पे हेवी फायरिंग एक्सचेंज किया गया था। लेकिन इसमें हमारे 5 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।